गद्दारी की। संविधान को बदल दिया है, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी। कश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, कश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी। कश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था। कश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था, कश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था। कश्मीर वो डूब गया था अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में, फूलों की सल्यूट करता हूँ आपको साहब। आपने जिस मन से कविताएं सुनी है, सचमुच एक बात बिना कहे जाऊंगा मैं, आदरणीय रमेश मिश्र जी, तो मेरे दिल पर बोझ रहेगा सचमुच। ये छोटा अंचल है, कोई जिला स्तर भी नहीं है, जिला स्तर भी नहीं है। छोटे स्तर पर इतनी भारी भीड़ और रात के इस समय तक ठंड भी है, इतने समय तक इतने मन से कविताएं सुनना। मैं 30 साल लाल किले में गया हूं, 30 साल, लेकिन मैं दिल से कहता हूं कि मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन बादलपुर के इस एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता हूं। साहब, कविता के लिए लोग इतना इंतजार करते हैं तो कविता के पास कुछ तो होगा। क्या बात। और मैं एक बात और कहता हूं बस, आदरणीय मंत्री जी, विधायक जी, देश कैसे खूबसूरत बनेगा, उत्तर प्रदेश कैसे खूबसूरत बनेगा, यहाँ की सड़कें कैसे खूबसूरत बनेंगी, यहाँ बिजली ज्यादा कैसे आएगी, ये आप कर सकते हैं। ये काम सरकार का है कि आप अपने उत्तर प्रदेश को कितना कैसे खूबसूरत बनाएं, लेकिन इंसानियत को खूबसूरत बनाने का काम साहित्यकारों का है। ये केवल हम कर सकते हैं, सरकार नहीं कर सकती, सरकार नहीं कर सकती। ये अदब की महफिल को शुरू कीजिए। रमेश मिश्र जी ने जो यज्ञ शुरू किया, कविता एक संस्कार है, कविता संस्कृति है, कविता भाजपा नहीं है, कविता कांग्रेस भी नहीं है, कविता सपा बसपा भी नहीं है, कविता तो संस्कृति है, कविता तो संस्कार है, कविता तो परंपरा है, कविता तो संवेदना है, कविता तो मूल्य है, कविता तो परंपरा है। क्या बात। इसलिए हमसे ये उम्मीद मत करना कि हम, लेकिन कुछ अच्छा कोई करेगा तो हम बोलेंगे, जो बुरे पर बुरा बोले तो अच्छे पर अच्छा बोलना हमारा हक बनता है। सुनिएगा, मन से सुनिएगा। और फिर मैं इसके बाद एक कविता इस बात पर सुनाऊंगा कि ये अभी भी जो पड़ोसी है, कभी कहता है मुझ पे पाव भर का एटम बम है, कभी कहता है मुझ पे 1 किलो का एटम बम है, ये हमसे डरता क्यों नहीं, वो कैसे डरे, उस पर एक कविता सुनाऊंगा। बस मैं 2 कविताएं, और फिर आज्ञा देंगे तो मैं 1 मिनट की एक कविता मोदी जी पर भी सुना दूंगा। मैंने उन पर भी लिखा है, मैंने योगी जी पर नहीं लिखा, मैंने मोदी जी पर लिखा है, क्योंकि मैं प्रदेशों पर क्या लिखूं, राष्ट्र पे लिखना चाहिए, जो सबसे बड़ा हो उसी पे लिखो। लड़ना तो बड़े से लड़ो, छोटे से क्या लड़ना। जो जा रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस समय घर के दरवाजे नहीं खुलेंगे क्योंकि मैं ये जानता हूं कि यहाँ बाकी लोग जो बैठे हैं वही बैठे हैं जो इस समय जाएं कहां क्यों दिनेश, ठीक है ना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर संतोष आनंद जी को यहाँ ठंड लग रही हो तो उनको कमरे में बैठाया जा सकता है। क्यों दादू, सुनोगे? कश्मीर वो डूब गया है अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में। वो अग्नि गंधा मौसम मलबेला था, गंधों के घर बंदूकों का मेला था। मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ। मैं अविधा की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ। इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था। हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा था, बचपन में नारे गाया था सब कश्मीर हमारा था। जब जब भी छूकर देखा हिम चोटी में अंगारा था। कश्मीर था जहां तमंचे थे केसर की क्यारी में, कश्मीर था जहां रुदन था बच्चों की किलकारी में। कश्मीर था जहां तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, 47 के बंटवारे के घाव उघाड़े जाते थे। कश्मीर था जहां हौसलों
के दिल तोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे। अपहरणों की रोज कहानी होती थी, धरती मैया पानी पानी होती थी, झेलम की लहरें भी आंसू लगती थी, गजलों की बहरें भी आंसू लगती थी। मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था। देखिए कश्मीर कैसा था। कश्मीर था जहां गर्द में चंदा सूरज तारे थे, झरनों का पानी रक्तम था, झीलों में अंगारे थे। कश्मीर था जहां फिजाएं घायल दिखती रहती थीं, गर्म हवाएं घाटी का राशि फल लिखती रहती थीं। कश्मीर था जहां दरिंदों की मनमानी चलती थी, घर घर में एक छप्पन की राम कहानी चलती थी। कश्मीर था जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था, भारत माँ को गाली दे। हुजूर वापस आइए, मैं जाने तो नहीं दूंगा, किसी को जाने तो मैं नहीं दूंगा। हे सर, अरे बैठ जाओ यार, वरना मणिपुर में मंत्री बनवा दूंगा ले जाके। वहीं बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। और साहब रात भर लोग खड़े रहे कविता के लिए, कविता का इससे बड़ा भी सम्मान कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। कुर्सियां हैं, व्यवस्था है, फिर भी लोग खड़े होकर कविता सुन रहे हैं। तो मैं उनको और प्रणाम करता हूं कि कविता को उन्होंने इतना सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया उन्होंने। खलनायक भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था। मैं 29 साल गाया हूं, 29 साल। और किस हद तक गुस्सा किया है मैंने, मेरे गुस्से करने की हिम्मत को दाद चाहता हूं आपके सुनना। गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, लूले लंगड़े संकल्पों का भाषण था, फूलों की घाटी लाशों की मंडी थी, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था। मैं इस कोढ़ी कायरता की लाश उठाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन। हमको 2 आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर। 4.5 लाख कश्मीरी पंडित मार पीट कर, उनकी मां बहनों से बलात्कार करके, उनकी संपत्ति में आग लगा के छीन के घाटी से निकाल दिए गए। अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, इससे बड़ी मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान में 70 साल में कब हुई? लेकिन कोई मानवाधिकार वाला नहीं रोया, किसी ने अवार्ड वापस नहीं किए, किसी ने अवार्ड वापस नहीं किए। 4.5 लाख विस्थापित कश्मीरी पंडितों को दर्द इस देश में किसी के रोने का कारण नहीं था। हमको 2 आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर, थोड़ी सी चर्चा होती थी बहुत बड़ी दुर्घटना पर। राजमहल को शर्म नहीं थी घायल होती छाती पर, भारत मुर्दाबाद लिखा था श्रीनगर की छाती पर। मन करता था फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर, भारत के बेटे निर्वासित हो गए अपनी धरती पर, भारत के बेटे निर्वासित हो गए अपनी धरती पर। वे घाटी से खेल रहे थे गैरों के बलबूतों पर, जिनकी नाक टिकी रहती थी पाकिस्तानी जूतों पर। कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे थे वे, जुगनू को बैसाखी देकर चंदा बना रहे थे वे, फिर भी खून सने हाथों को न्योता था दरबारों का। जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का। कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की। एक नाम आता है मेरी कविता में, हर कविता में आता है, और मैं राजनीति का एक ही प्रोधा मानता हूं इस देश में। अभी भी दूसरा कोई निकल आए तो मैं उसको बहुत बहुत सलाम करूंगा। उसका नाम सुनकर आपके दिल में आदर की, सम्मान की एक भी हिलोर उठे तो उसे एक बार मैं ताली बंदते देखना चाहता हूँ। नाम सुनकर आपके दिल में आदर जगे उस आदमी के लिए तो मैं बहुत 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 तालियों की बड़ी हिलोर देखना चाहता हूँ पूरे सदन से, सारे सदन से। कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की। घाटी आंगन हो गई खूनी खेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेल भाई जिंदाबाद। बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की। मैं घाटी के आंसू का संतरास मिटाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन। और एक छंद पढ़ रहा हूँ, बहुत जोश में मैं पढ़ूंगा। और मेरा अनुरोध ये है, मुझसे ज़्यादा जोश में आप सुनना। मैं कुछ दिन पहले बेंगलोर था, अभी मेरे मुंह से निकल गया, ऐसे सौरभ संचालन कर रहा था, मेरे मुंह से निकल गया कि मैं जितना जोश में पढ़ूं
आप उससे ज़्यादा जोश में सुन लेना। मैं यहाँ से हार के जाना चाहता हूँ। अगर ये तय हो कि पढ़ने वाले में जोश ज़्यादा था कि सुनने वाले में जोश ज़्यादा था, तो मैं ये सुनना चाहता हूँ कि सुनने वालों में जोश ज़्यादा था। यही मेरी जीत है और मैं यहाँ से भी हार के जाना चाहता हूँ। एक छंद सुनना। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, आतंकवादी मारे जाएंगे तो आप उनके जल से निकालोगे, जल से निकालोगे उनके। पाकिस्तान उस आदमी के नाम पे ब्लैक डे मनाएगा। जब चौराहों पर हत्यारे, चाहो तो फिर मुझे हराना, और मैं देखना चाहता हूं मुझे कितने नंबरों से हराते हो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते थे। जब कच्छ भारत के नारे थे गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता था बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, 56 इंची सीने में ही आशा थी दमदारी की। अरे साहब, आपने साहब बड़ा उत्सव किया सर। वाह 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 वाह। आपने मुझे सेमीफाइनल में ही हरा दिया। मैं फाइनल में हारना चाहता हूँ। मोहन राठौड़ बहुत अच्छा गाता है। अरे अरे राठौड़ साहब मैंने नाम सुना। अच्छा, भोजपुरी के गाएगा ना। अरे अच्छा भाई वाह। ओके, वाह वाह। अगली पंक्तियां सुनना। और सेमीफाइनल में नहीं, मैं फाइनल में भी हारना चाहता हूँ। वाह। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते थे, जब कच्छ भारत के नारे थे गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता था बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, 56 इंची सीने से ही आशा थी दमदारी की। संविधान को बदल दिया है, घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी। वंदे, जहां तिरंगा वंदे भारत माता की। भाई सर कमाल। भाई देखो, देखो अपने प्रधान पर इतना गर्व करो, अब भारत माँ को आराम करने दो। अब तो भारत बाप है। अब तो भारत बाप है भैया। को माता दिनेश, अगर मेरे पास टाइम होता ना तो मैं तुझे पूरे को फंसा देता। अब सुनिए, मैं तो क्या करूं, मुझे समय नहीं मिला। वाह वाह वाह। हरिओम पवार कोई कवि है ही नहीं देश में। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं 40 साल से चिल्ला रहा हूँ देश में। यहाँ पूरे ईस्टर्न यूपी में मैं कहीं आया ही नहीं। मुझे कारण नहीं पता। एक कारण तो ये हो सकता है, माफ़ करना, बुरा मत मानना, कि इधर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, यही हो सकता है। और कारण, निमंत्रण आते हैं अयोध्या से भी आते, बलिया से भी आ रहा है, 4 साल से 5 साल से आ रहा है। इस बार भी आया था 29 नवंबर का। फिर जिस संयोजक को ने बुलाया था सुना है, उसको हटा दिया। फिर दोबारा जिसको बनाया सुना है, उसको भी हटा दिया। अब कोई तीसरा बनेगा। अच्छा, मैंने ईस्टर्न यूपी में कविताएं नहीं पढ़ी, लेकिन इतना अच्छा लोग सुनते हैं, तो फिर गलती मेरी है कि मैं नहीं आया। क्या बात, ये मेरी गलती है कि मैं नहीं आया, अपनी गलती मानता। अमरनाथ को गाली दी थी, भीख मिले हथियार। अंतिम छंद पढ़ रहा हूँ इस कविता का, फिर मैं अगली कविता सुनाऊंगा। मुझे समय दो थोड़ा सा, 15 मिनट तो और दोगे ना? पूरा समय तो फिर सुनो, आज सुनो। मंत्री जी बलिया के हैं, ना जाने बुकी कर लें। अमरनाथ, फिर जोश चाहिए। अमरनाथ को गाली दी थी, भीख मिले हथियारों ने, चांद सितारे टांक लिए थे, खून लिपी दीवारों ने, इसीलिए नाकाम रही थी कोशिश सभी उजालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली थे रावलपिंडी वालों की। अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ कायरता ना समझे सिंहों की खामोशी को। हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल। वाह। अब देखो साहब, मैं जो आपको सुनाने आया हूँ वो शुरू करता हूँ। 2 कविताएं सुन लीजिए। एक मैं मोदी जी पर पढ़ना चाहता हूँ। मैंने जीवन में कभी किसी के समर्थन में लिखा नहीं है, किसी के समर्थन में नहीं लिखा। एक कविता लिखी बस जब वाजपेयी साहब ने परमाणु विस्फोट किए, तो मैंने उनके समर्थन में एक लंबी कविता लिख मारी और उन्हीं को जा सुनाई। मेरे श्रोता रहे वाजपेयी साहब, अपने जन्मदिन पर कब सम्मेलन कराते थे एज ए प्रधानमंत्री, 25 दिसंबर को मैं जाता था, उसमें जा सुनाई मैंने उनको। बोले तूने बहुत अच्छी कविता लिखी है। मैंने कहा जी, मेरा सिद्धांत ये है, कविताएं सरकारों का समर्थन नहीं होती।
जब कविताएं सरकारों का समर्थन करने लगेंगी तो या तो कविताएं मर जाएंगी या सरकार गिर जाएंगी, दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। तो मैंने उनके समर्थन में कविता लिखी, उनको जाके सुनाई, बड़े खुश हुए, बोले तूने बहुत अच्छी लिखी है। मैंने कहा जी दो बातें होंगी, या तो आपकी सरकार बचेगी या मेरी कविता। इतिहास में लिखा है कविता बची सरकार गिरी। उसके बाद फिर मैंने किसी के समर्थन में नहीं लिखा, और मोदी जी के तो बिल्कुल नहीं लिखा। लेकिन फिर मैंने एक ऐसी कविता मोदी जी पर लिखी जिसमें एक शब्द उनके खिलाफ नहीं है और एक शब्द उनके पक्ष में नहीं है, और कविता में हरिओम पमार जिंदा है, वो भी मैं सुनाऊंगा। उससे पहले आप लोग आ रहे हैं कि जा रहे हैं? अच्छा, मोबाइल जो कर रहे हैं वो ताली नहीं बजाएंगे? ऐसे पीछे, इसको पीछे कोई स्क्रीन बंद कर दीजिए ताकि आप सिर्फ मुझे देखें। स्क्रीन बंद कीजिए। स्क्रीन ये कवित्रियों ने शुरू कराया था। कभी कोई इस लायक है कि उनके चेहरे देखे कोई स्क्रीन पे? बंद कर दिया ना, ठीक है। ये रोटेशन भी बंद कर दो। सुनो एक कविता सुनो। देखो आप अपने दिल में एक बात सोचो, अभी भी वो मानता क्यों नहीं है, डरता क्यों नहीं है? अभी भी नहीं डरता। वो कैसे डर सकता है? कब डरा होता? एक लाइन तय करेगी कि इस कविता का आप कितना हिस्सा सुनना चाहते हैं। एक ही लाइन तय करेगी। अगर इस तेवर को आपने स्वीकार किया, आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी कविता, चौथाई लोगों ने ताली बजाई तो चौथाई कविता, और एक एक व्यक्ति की ताली उठ गई तो पूरी कविता सुनाऊंगा। वो डरता कैसे? स्वागत है। ये मैंने जीवन में सर्वाधिक गुस्से में एक कविता लिखी, और मेरी एक ही कविता है जो मैं गाता नहीं हूं, बाकी मैंने सब कुछ गाया है, क्योंकि क्रोध गाया नहीं जा सकता। ये मेरा क्रोध है। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, कैसे डरता हो? ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। यही सुनाऊं साहब? तो एक बार उठाएं आकाश भर तालियां, मिलके सब उठाएं। बहुत अच्छा। ये मैं आपको जगा भी रहा हूं, किसी को नींद ना आ जाए। ये कोई समय जगने का है क्या? हमारे सैनिकों का सर काटा गया और पिछली सरकार बातचीत करती रही। हमारे सैनिक का सर काट के पाकिस्तान की सीमा में गया। मैंने सौरभ से पूछा, मेरा छोटा भाई है लेकिन प्रज्ञा और मेधा में बड़ा है, इसने बड़ा जवाब दिया। आपको जवाब बड़ा लगे तो आप सौरभ के सम्मान में ताली बजाना। मैंने सौरभ से पूछा, सौरभ मेरी समझ में नहीं आया, हमारे सैनिक का सर काट के पाकिस्तान अपनी सीमा में ले गया, क्या करेगा उसका? बड़ा जवाब था सौरभ का, छोटी उम्र के मेरे छोटे भाई का। सौरभ ने कहा, भाई साहब उसकी फौज कायर है। जिस फौज ने 71 के समय, बांग्लादेश के समय 93 में 1000 लोग हथियार डाल देते हों, उस मुल्क की फौज आज कोई बहादुर हो गई होगी? उस मुल्क की फौज आज भी कायर है, और शायद पाकिस्तान अपनी कायर फौज को एक बार दिखाना चाहता होगा कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है, जिसको होता कैसा है। वाह वाह। मुझे 10 सेकंड और दो, मैंने लिखी क्यों ये कविता? वाह। मैंने एक कहानी पढ़ ली, छोटी सी कहानी। यह थी कि एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया, तू खा लेना। तोता बोला, मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला, तो मैं क्या करूं? तो तोता बोला, मालिक उस गांव जा रहे हो तो मेरे गुरुजी को मेरी राम राम तो कह सकते हो। मालिक ने कहा, मिलेगा तो जरूर कह दूंगा। मालिक गया, जाके पूछ लिया उसने कि मेरे पिंजरे के तोते का यहाँ कोई गुरु रहता है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा, मैं उसका गुरु हूं। तो उसने कहा, मेरे पालतू तोते ने तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने पूछा, मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरुजी? मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरे का दरवाजा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा है कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। क्या बात है। उसे मरना आना चाहिए। और ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई, भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन फिर कभी एक साथ मरने को तैयार नहीं हुआ। हम खंडों में मरते रहे। पहली बार 5 अगस्त को संसद में भारत ने एक साथ मरने का फैसला किया तो वो आजादी जैसा दिवन हिंदुस्तान के लिए होगा। मैं ऐसा मानता हूं। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन था खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा था चरमपंथ के चरणों में। किसका खून
नहीं खोलेगा। सुन पढ़कर अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी, जोश में सुनना, मैं जोश में सुनाऊंगा। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? और जो अगली पंक्ति मैंने लिखी है वही आपके दिल में हो तो प्यार से भेजना। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नाक फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। मोदी जी बिना बुलाए चले गए नवाज शरीफ के घर चाय पीने। मैंने शिकायत की कि बिना बुलाए 135 करोड़ का नेता किसी अविश्वसनीय के घर बिना बुलाए जाएगा? तो उन्होंने कहा मैं तो शांति की खोज में गया था। मैं कहा मिल गई? शांति ऐसे मिलती है जैसे 5 अगस्त को मिली, वैसे नहीं मिलती। क्या बात, नहीं मिलती वैसे। मैं झोपड़ी का आदमी हूं, देहात में पैदा हुआ हूं। मैंने एक उपमा उठाई है। 135 करोड़ का नेता। हुजूर बैठ जाओ बेटा, हुजूर बैठ जाओ। मैं मंत्री जी के आगे कहना नहीं चाहता उठना मत। मैंने जिन सरकारों पर कविताएं लिखी हैं ना, वो बैठी हैं, वो बैठ गई हैं। पूछ लेना पिछली सरकार वालों से। अब मत उठना अगर अपनी सरकार को प्यार करते हो तो, वरना मुझे पता नहीं मैं क्या बिठा दूं। सुनिएगा मन से, कैसा लगा था मुझे मोदी जी का जाना, मैं 4 लाइन में बताना चाहता हूं। और आपको लगे कि मेरी उपमा ठीक है तो मेरा साथ देना। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। किससे गए थे आप शांति मांगने? पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। इजराइल से जीना सीखो, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती थी। पहली बार बोला हूं ये शब्द। हरिओम परमार कविता में कभी नहीं फिसलता, लेकिन जो अच्छा लगता है, मेरा स्वाभिमान देश के स्वाभिमान से बड़ा नहीं है। मेरा अभिमान देश के स्वाभिमान से बड़ा नहीं है। मैं एक शब्द बोल रहा हूं, मेरा शब्द अच्छा लगे तो मुझे दुआएं देना। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती थी, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती थी। जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती थी, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती थी, उनके पैरों बेड़ी जकड़ी गई, बधाई देता हूं। उनके फन पर एड़ी रगड़ी गई, बधाई देता हूं। उनके फन पर एड़ी रगड़ी गई। जो घाटी में खड़े हुए थे, जो घाटी में खड़े हुए थे हत्यारों की टोली में, खूनी छींटे छिड़क रहे थे आंगन द्वार रंगोली में, जो पैरों से रौंद रहे थे भारत की तस्वीरों को, गाली देते थे गालिब को, तुलसी मीर कबीरों को, जिन लोगों ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं सीखा, अपनी जननी जन्मभूमि का गौरव गान नहीं सीखा, जिन लोगों ने गोद लिया था जिन्ना की परपाटी को, दुनिया में बदनाम किया था पूजित पावन माटी को, जो दुश्मन के हित के पहरेदार बताए जाते थे, जो दुश्मन के हित के पहरेदार बताए जाते हैं, जो 100 लाशों के जिम्मेदार बताए जाते हैं, ये सब उस दिन सभी तिरंगे के रंग में रंग जाएंगे जिस दिन 100 गद्दार वतन के सूली पर टंग जाएंगे। जिस दिन 100 गद्दार वतन के सूली पर टंग जाएंगे। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे। बर्मा तक घुसपैठ करता था कभी सरकार के आने से पहले।
बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर। और जो पंक्ति संसद में पढ़ी संजय जायसवाल जी ने, पढ़ रहा हूं सुनना, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर। दुनिया को एहसास कराया हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर पत्थर से दे सकते हैं। हमने वक्त बदलना सीखा डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराया, दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं। मेरे लिए सबसे पूज्य देश का फौजी है, देश का सिपाही है, चाहे वो पुलिस का हो चाहे वो सेना का हो। देखो साहब, मैंने भगवान राम नहीं देखे। मैं एक ऐसे किसान घर में पैदा हुआ हूं जहां बहुत धार्मिकता की आड़ नहीं ली जाती। मैंने भगवान राम नहीं देखे, मैंने भगवान कृष्ण नहीं देखे। सनातन धर्म में मैं पैदा हुआ हूं तो मैं मानता हूं वो हमारे रक्षक देवता होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखे। लेकिन जो मैंने अपने रक्षक देवता देखे हैं, ये वो फौजी और सिपाही हैं जो वर्दी पहनकर देश की रक्षा करते हैं। ये फौजी भाई साहब, वाह वाह वाह। 2 निवेदन करके जाना चाहता हूं मंत्री जी आपकी उपस्थिति में। मैं किसी भी चैनल पर जाऊं, देश में कहीं भी कविता पढ़ने जाऊं, मैं ये 2 अनुरोध करता हूं। आपके आसपास का कोई बेटा सेना में शहीद हुआ होगा, शहादत हुई होगी, किसी की गांव का होगा, पड़ोस का होगा, शहर का होगा। आपके आसपास कोई जानने वाला ऐसा होगा जिस घर ने शहादत दी है। साल में आप छुट्टी मनाने जाते हो, किसी उत्सव में कहीं जाते हो, जिन परिवारों को मालूम है कि यहाँ शहीद का परिवार रहता है, साल में एक बार 4 फूल लेके उसके घर चले जाओ, उसका हाल चाल पूछ लो, जो उसके आसपास रहते हैं। उसको लगे कि देश आज उन्हें याद करता है। और दूसरा मेरा निवेदन है, एक निवेदन में और कर लूं, उसके बाद बोलिएगा। आपको किसी को भी किसी बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर कोई फौजी वर्दी में पहने हुए जाता दिखाई दे और आप वहां बैठे हो तो खड़े होकर एक बार ताली बजा दो, उसको लगेगा पूरा देश उसके पीठ पर खड़ा हुआ है। अभी रमेश मिश्रा जी कुछ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इस जो हमारा महोत्सव का आयोजन है, इस आयोजन का शुभारंभ यहीं से बदलापुर से ही मात्र 3-4 किलोमीटर दूर पर एक गांव है सुल्तानपुर, वहां पर हमारे एक शहीद हुए हैं आशुतोष यादव जी। हमने उनके नाम पर एक स्मृति द्वार बनवाया है और उसका हम लोगों ने उद्घाटन करने के बाद तब अपने कार्यक्रम का बदलापुर महोत्सव का बधाई देता हूँ। बधाई। देखिए, वो हमारे रक्षक देवता ही हैं, उनके सम्मान में जो हो सके, जो कर सको वो सब करो, वो सब करो, वो सब उनके सम्मान में करो। और मैं जो कह सकता हूँ, देखिए राजनेता बैठे हैं, अगर मैं कुछ सख्त नहीं बोलूँ तो फिर लोग कहेंगे हरिओम पवार का हरिओम पवार। मैं एक इतनी सख्त लाइन बोल रहा हूँ जिससे ज़्यादा सख्त राजनीतिज्ञों को कोई बोल ही नहीं सकता, कोई नहीं बोल सकता। लेकिन मैंने इतनी समझदारी से लिखी है कि उनकी समझ में आए ही नहीं, और आए तो फिर इतनी देर में आए जब तक मैं निकल लूं। साहब, दिल पर हाथ रखकर सुनना, आपको लगे कि राजनीतिज्ञों पर इससे सख्त नहीं कहा जा सकता और इससे बेहतर नहीं कहा जा सकता, तो फिर एक बार तालियों का आकाश देखना चाहता हूं आपके भी सुनना। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर उठा संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर। अंतिम छंद और पढ़ लो, मैंने अभी लिखा है, अभी लिखा है। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से। आप लोग, मैं नहीं जानता, अभी जो थाईलैंड में एक समझौता होने वाला था 16 देशों का कृषि से संबंधित, व्यापार से संबंधित, भारत ने दस्तखत करने से मना करके भारत का स्वाभिमान आकाश में पहुंचाया है। मैं बधाई देता हूं भारत सरकार को। 7 साल से कोशिश हो रही थी कि भारत दस्तखत करे, चीन का बहुत दबाव था, बहुत दबाव था, लेकिन मोदी जी ने यह कहा, मैंने गांधी जी के और अपने मन के
अपनी आत्मा और गांधी जी के कोई शब्द उन्होंने कहा है गांधी जी के उस पर, इन दो से जब मैं बहुत ये था कि मुझे फैसला करना है, और हम चाहते थे क्योंकि हम जानते हैं उससे हमारा नुकसान क्या क्या था, कुछ बड़े देशों का फ़ायदा था, लेकिन हम उस 16 के संगठन में शामिल नहीं हुए। इस काम के लिए मैं भारत सरकार को बहुत बधाई देता हूँ। सुनिए अंतिम पंक्तियाँ सुन लीजिए इस कविता की, फिर उठिए नहीं कोई भी, मैं केवल 2 मिनट की एक मोदी जी पर कविता सुनाऊंगा, उसको सुनाने को मेरा मन करता है जी। नहीं मेरा तो गला ही नहीं खुला अभी, मेरा गला नहीं खुला अभी। लेकिन जैसे संतोष आनंद जी को बहकाया ना इसने, मालूम है मुझे क्या बताया था, बरेली के पास एक बदलापुर है। मुझसे हाँ कराई थी रमेश जी, बरेली के पास। और फिर मैंने कहा बरेली के पास घंटा मेरठ से 3 घंटे का रास्ता है। मैंने कहा आराम से अपनी कार से जाएंगे, कर लेंगे। फिर बोला वो मैंने टिकट करा लिया। मैं कहा काहे के? बोले हवाई जहाज के। मैं कहा कहाँ जाएगा? बोले बनारस। अरे मैंने कहा बरेली बनारस चली गई क्या? ऐसे लाया बहका बहका के। अब इसका इतना स्नेह रहा होगा रमेश मिश्रा जी के प्रति। चलिए सुनिए। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। क्यों डरे हम किसी से? सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पंचाली के चीरहरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा, अभी भी उधर से बहुत बयान आते हैं, उसके बाद लिखा है मैंने, ये बड़े बयान आते हैं, परमाणु युद्ध होगा, परमाणु युद्ध हो जाएगा, परमाणु युद्ध, बड़ी धमकी देता है हमको। और वैज्ञानिक ये बताते हैं कि परमाणु युद्ध अगर चलो हो ही गया तो दोनों देशों के 25-25 करोड़ लोग मरेंगे। और अगर वो बहुत धमकी देता है तो उनसे कह दो कि हम तैयार हैं, हम 25 करोड़ मरने को तैयार हैं। फिर तेरा क्या होगा? रेगिस्तान बचेगा। और भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत नहीं, हम इसके लिए भी तैयार। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा, मैंने अपनी देहाती भाषा में लिखा है, बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो, अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो, अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो। सब समझौते मरे पड़े हैं, पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जनाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो। 48 में खोया था जो। और 2 लाइन सुनना साहब, देश शायद उम्मीद नहीं करता कि हरिओम पवार ऐसा लिखेगा, लेकिन मेरे दिल ने कहा तो मैंने लिख दिया। 2 लाइन सुनना। सौरभ तुझे समर्पित करता हूँ। मैंने 3 दिन सोचा कि मैं ये लिखना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मुझे लगेगा मैं अहंकारी हो गया हूँ। देश के स्वाभिमान के लिए मुझे लिखना चाहिए। मैंने अंतिम पंक्ति, 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जनाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो। पीढ़ी तुमको याद करेंगी, ध्यान देना 2 लाइनों पर, पीढ़ी तुमको याद करेंगी। कल स्वर्णिम इतिहासों में युगों युगों तक महकोगे तुम भारत माँ की सांसों में। युगों युगों तक महकोगे तुम। अब मैं एक कविता मोदी पर सुनाता हूँ, मोदी जी पर। 2 मिनट की कविता है, बस सुनिए। उस कविता का मैं एक मुखड़ा और एक अंतिम छंद सुना रहा हूँ, बस 1 मिनट का पहला मुखड़ा, 1 मिनट का अंतिम छंद। उसके बाद क्यों साहब क्या हुआ जी? नहीं ये क्या भैया जी मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, हुजूर भैया जी मेरी तरफ इनको देख, इनसे कहो ना मेरी ओर देख ले एक बार। प्रधान जी आप तो मंच पे आ जाओ। प्रधान जी है तो भी आप मंच पे क्यों नहीं बैठा रखा? प्रधान मतलब कहीं के प्रधान है या नाम प्रधान है? नाम प्रधान है, किसी गांव के प्रधान है। प्रधान जी जिस गांव के आप प्रधान हैं उस गांव में बस एक कोशिश जरूर करना, कोई भूख से ना मरे, ये जिम्मेदारी जरूर निभाना। क्या बात है, वाह, ये जिम्मेदारी। वाह। आप शायद नहीं जानते, मैंने आज से 17 साल पहले कविता लिखी थी भूख पर, और भारत में जब फूड सिक्योरिटी एक्ट बना वो मेरी कविता उसका आधार थी। मेरी कश्मीर वाली कविता 370 हटाने का आधार थी। नोटबंदी की कविता मैंने लिखी थी 1912 में, 16 में जो नोटबंदी हुई 4 साल बाद, वो मैंने लिखी थी। नोटबंदी मैंने करवाई, और मैं कई काम करवाने वाला हूँ। सरकार दिल्ली से नहीं चलती, मेरठ से चलती है।
और मैं गर्व करता हूं कि मेरी कविताएं इस देश के कानून के परिवर्तन का औजार हैं, क्या हिस्सा बात है। है, भाई वाह वाह हिस्सा वाह है। वाह वाह वाह। और ये सौभाग्य सिर्फ मुझे प्राप्त है, सिर्फ मुझे। मैंने 40 साल एक यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ाया है, 40 साल। और आप विश्वास कीजिए, मैं हिंदी का कवि संयोग से हूँ। बिटिया कविता को जब मैं बहुत श्रेष्ठ भाषा पढ़ते हुए सुनता हूँ तो मुझे ये कोफ्त होती है, मतलब थोड़ी क्या कहना चाहिए, अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मैंने हिंदी नहीं पढ़ी। मेरी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी भाषा में हुई, 40 साल में अंग्रेजी में कानून पढ़ाता रहा। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का मैं डीन ऑफ द लॉ फैकल्टी से रिटायर हुआ। और जो मैंने LLD ऐसे विषय पर की जो भारत की पहली LLD है, वाइल्ड लाइफ पर मैंने LLD की, वाइल्ड लाइफ पर मेरा शोध का काम है। तो मैं तो संयोग से कवि हो गया। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, छंद का मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, श्रद्धेय संतोषानंद जैसा शिल्प मेरे पास नहीं है। बिटिया हमारी अनामिका जो श्रेष्ठ जो गीतकार हैं, शिल्पकार हैं, वो मुझे ज्ञान है ही नहीं। मैं तो संयोग से कवि हूँ और वही मैं गा रहा हूँ, सुनना। स्वागत डॉक्टर साहब। हुजूर आप भी हमारी तरफ देख लो। आपसे कह रहा हूं, आप प्रधान नहीं हैं, होना चाहिए था आपको। मुंडसा तो आपने प्रधानों जैसा ही बांध रखा है। चलिए सुनिए, बहुत बहुत सबको देखो मेरा प्रणाम। सचमुच इतना कविता के प्रति लगाव, आकर्षण, प्रेम, निष्ठा, समर्पण। और हमारे मंत्री जी का बैठा रहना, कोई सरकार, देखिए जो जिसके दिल में कविता से प्यार भी होगा ना, वो कुछ भी होगा अन्यायी नहीं हो सकता, अन्याय नहीं कर सकता। आपके जो मंत्री जी रात भर कविता सुन सकते हैं, उनसे कम से कम कोई फैसला संवेदनशील मनुष्य के खिलाफ तो हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं। मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की 1975 की कोख की पैदा हूँ। मैं JP आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूँ। मैंने 1975 में मीसा भोगा है, लेकिन राजनीति मेरी रुचि कभी नहीं रही, मेरी समझ में ही नहीं आती। जो मेरे दोस्त वहाँ हैं, मैं उनका हाल देख के दुखी होता हूँ। वो अपने हाल पे पता नहीं कैसे सुखी रहते हैं, मैं उनका हाल देख के दुखी होता हूँ। इसलिए मुझे राजनीति नहीं आती। मुझे क्या आता है ये सुनो। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के। अगर इस कविता के बाद भी आपका मन बचेगा तो मैं 2 मिनट की करगिल के शहीदों पर भी, बिटिया ने बहुत अच्छी कविता सुनाई है, मैं एक कविता करगिल के शहीदों पर और सुनाऊंगा, अगर संचालक की अनुमति हो जाएगी तो। सर। संचालक भी क्या करेगा अब। मैं आदर दे रहा हूं इसे, वरना कोई संचालन ये कर रहा है क्या। इसका बस चले तो मुझे एक कविता के बाद ही उठा ले जाता। बरेली के पास है ना। सचमुच बरेली के नाम से वो संतोष आनंद जी को कैसे बहकाया होगा मैं नहीं जानता। उनका बड़प्पन है कि वो अपने छोटे बच्चों का, छोटे भाइयों का, छोटे बेटों जैसों का प्यार मांगते। और क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं। जी 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 जी। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, पीली टोपी वाले भैया मेरी बात सुनो तो तुम। देखो मैं बता रहा था, हरिओम पंवार किसी कवि का नाम नहीं है, नहीं है हरिओम पंवार किसी कवि का नाम। हरिओम पंवार देश में 40 साल से जलती हुई एक आग का नाम है। उस आग का नाम हरिओम पंवार है, जिसको छूओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम, तरसोगे भी तुम। ये केवल मैं कहता हूँ, सुनिएगा बात। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी पंक्ति में हरिओम पंवार है। चौथी पंक्ति समझ गए तो मेरी पूरी कविता समझ जाओगे। चौथी पंक्ति में देखना चाहता हूं आप कितनी समझते हैं। फिर दोहराता हूं एक बार। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। सल्यूट आप, वाह वाह वाह, आपको सल्यूट। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं
मेरे शब्दों की क्रांति ज्वाल हो वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सिंहासन वाले पंखों पर उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, राजमहल के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं धरती पर इंकलाब के स्वर की एक निशानी हूँ। गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ। गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, ये मेरे जीवन का सच है, जीवन का सच। मैं कोई गर्वोक्ति नहीं कर रहा। 1914 के चुनाव में टिकट मांगने वाले हजारों थे, संसद जाने के टिकट को मिल जाने के बाद लौटाने वाला सिर्फ मैं एक था, सिर्फ मैं एक। बाबा रामदेव की जिद थी मैं चुनाव लड़ूं, मैं उनके साथ आंदोलन में काम करता था, लेकिन मैं राजनीति मेरी समझ में नहीं आती, इसलिए तब मैंने लिखा सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। जो मैंने लिख रहा है वही मैंने जिया है। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा। मैं 850 गरीब बच्चे पढ़ाता हूँ, 850। मुझसे कई बार कहते हो तो इतने पैसे का क्या करेगा, बच्चे नहीं कुछ नहीं। तो मैं इस पैसे का क्या करूँगा आज इसलिए बता रहा हूँ कि इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में मैं कभी कहीं आया नहीं। 850 गरीब बच्चों के पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, और बची हुई जिंदगी का मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, केवल गरीब बच्चों को शिक्षा दे सकूं, वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो इससे ज़्यादा मेरा और कोई मन भी नहीं, और कोई मन नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। कलम सिपाही बनकर जी नहीं, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन कभी झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन कभी का दरबारों में शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन कभी का दरबारों में शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं। पिछले चुनाव के बाद की 4 लाइन सुनो। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत। और साहब मैं मोदी जी का प्रशंसक था, लेकिन भक्त कब से हुआ? क्या बात है। मैंने 20 साल उनके साथ उठा बैठा हूँ, ये भी कोई गर्वोक्ति नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं भी बने थे, हरियाणा का काम देखते थे, तब हम लोगों दिल्ली में तब से लगातार। और मंत्री जी आप बहुत खुश हो क्योंकि मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए कब सम्मेलन बहुत सुनते थे, इसीलिए प्रधानमंत्री बने। हाँ, अब आप देख लो योगी जी को सुनवाना हो तो। अगली बार अभी तो जी नहीं, वो कभी हैं ही पहले से, ऐसा नहीं अभी नहीं बने पहले, लेकिन किसी का कोई पक्ष दो। मैं कब देखिए एक गुण से मैं उनका भक्त हुआ। प्रशंसक और भक्त अलग अलग है। मैं भक्त हुआ, मेरे जैसा कट्टर जो 40 साल से हर सिंहासन का स्थायी विपक्ष है वो भक्त हुआ। किस बात पर? आगे बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को। और साहब एक ज्ञान दे के जा रहा हूं रमेश मिश्रा जी, मैं पढ़ा लिखा माना जाता हूं इसलिए मेरा ज्ञान सुन लो। अगर आप किसी आदमी के साथ उठते बैठते हो और देखते ही देखते वो देश का सबसे बड़ा आदमी बन जाए, तो फिर उससे आपका क्या रिश्ता है ये तय करने का अधिकार बड़े आदमी पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो तुम तय करो कि अब तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, तुम तय करो। और मैं तय करता हूं बादलपुर की इस जनता के बीच, रमेश मिश्रा जी आपके इस कप सम्मेलन में, मैं देश की बड़ी ताकत से अपना रिश्ता तय करता हूं और यही दुआ मांगता हूं कि मुझे दुआ देना, मैं यही रिश्ता जीना चाहता हूं बस। बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के
नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र समर्थन करना जोश में। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में। तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में। अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, अगली पंक्ति समझना। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, और पगों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं। आज आपके ऊपर नभ है, नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है, और आपकी सौगंधों में। मैं अंतिम छंद सुनाता हूं साहब, हुजूर प्लीज कृपा करो, थोड़ी देर रुक जाओ यार, अंतिम छंद सुन लीजिए। प्रणाम। ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। उनके नारे सुनिए, 14 से आज तक यही नारे हैं। ये सौगंध तुम्हारी है, कैसे घूम रहे हैं हुजूर। मुझे ऐसा लगता है आप तो हैं सलीम और मैं हूं अनारकली। सलीम ने जो अनारकली के साथ सलूक किया वही मेरे साथ। ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देखता रह जाए। ऐसा कर तो दिया साहब ऐसा ही। अब मैं आगे आपको 10-12 लाइन वो सुनाता हूँ जो मैंने मांग की थी 14 के चुनाव के बाद। जो पूरी कर दी वो मैंने हटा दी, जो पूरी करनी है वो आपको सुना रहा हूं। मैं जनता का मांग पत्र हूं, अपने राजा के सामने जनता को अपना मांग पत्र रखने का हक है और मैं रख रहा हूं। सुनना क्या मांगे हमारी। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देखता रह जाए। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। आप नहीं चाहते क्या ऐसा हो? अगर हमको कश्मीर में आतंकवादी नहीं चाहिए तो अपनी संसद में भी गुंडे नहीं चाहिए, गुंडे नहीं चाहिए। और आप चाहते हो ऐसा हो तो ताली बजाओ। ये एक एक मांग पूरी कराऊंगा मैं, एक एक लाइन में एक एक मांग पढ़ रहा हूं और आपको लगे कि जनता का हक है अपनी ये मांगे उठाने का तो मेरा साथ देना। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। लाल चौक में भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो। और अगली पंक्ति आप तक पहुंच जाए, आपके दिल तक पहुंच जाए तो आप सबकी तालियां सुनना चाहता हूं। लाल चौक पर भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का। उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश। अंतिम पंक्तियां सुनना, मैं आखिरी एक पंक्ति में थोड़ा पक्षपाती हुआ हूं, इतना भारत में चलता है। एक पंक्ति का क्यों साहब, क्या मैं बंद करूं? प्रमुख जी 2 मिनट रुक जाए, बस 2 मिनट रुक जाइए।
2 अरे ऐसा कुछ कर जाओ पूरा, यहीं खत्म कर देंगे, इसके बाद 2 मिनट। ऐसा कुछ कर, अभी जाना मत, यहाँ होली क्या है। हाँ वो कर रहे हो कुछ। अच्छा, ऐसा कुछ कर जाओ, अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, आखिरी एक जी, अंतिम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देखता रह जाए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। अगर ये सिद्ध कर दो, जनता के दिल में ये बात बिठा दो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ही तुम्हारा लक्ष्य है, तो 19 तुम्हारा हो ही गया, 24 भी तुम्हारा और 29 भी तुम्हारा और 34 भी तुम्हारा। लेकिन ये सिद्ध कर दो, ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है। 6 लाइन सुनना, और आखिरी लाइन का मेरा पक्षपात अच्छा लगे तो आकाश भर तालियों से मुझे विदा कर देना। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि भारत का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि भारत का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि 1.25 अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत मां का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा लगे कि इस काले धन का पूरा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को। वाह वाह।